हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले। वह सब गाड़ी में बैठे हुए थे। मानव गाड़ी चला रहा था तो वही साकेत उसके बगल में बैठा हुआ था। वही पीछे वाली सीट पर एक तरफ अभिमन्यु, वही दूसरी तरफ नायरा और बेचारी परिणीति उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। परिणीति को उदास देखकर साकेत उसे देखकर कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम एक बार अपनी बहन से हॉस्पिटल की डिटेल्स ले लो। मैं वहाँ के डॉक्टर से बात करके तुम्हारी माँ को वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा देता हूँ ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। साकेत की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखते हुए कहती है, मेरी समीक्षा से बात हुई थी। उसने कहा है माँ को होश आ चुका है। माँ का बीपी अचानक से लो हो चुका था, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें रात भर हॉस्पिटल में रखा। सुबह जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने कहा है कि अब वह घर जा सकती है, लेकिन उन्हें अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा। पर मेरी माँ को काम करना ज्यादा पसंद है। हमारी छोटी सी खाने की दुकान है जिसमें कस्टमर आते हैं और वहां पर मेरी माँ खुद खाना बनाती है। मेरी बहन भी उनकी बहुत मदद करती है, लेकिन अब माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद दुकान चलाने में दिक्कत हो जाएगी। मेरी माँ को यही सब सोचकर बहुत ज्यादा टेंशन होता है, इसीलिए वह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती है। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, वह बहुत ज्यादा सोचती है, खास करके काम को लेकर। परिणीति की बातों को सुनकर साकेत हैरान होकर कहता है, तो मतलब पूरी दुकान आपकी माँ और आपकी बहन मिलकर संभालती है? क्या आप लोगों ने वहां पर स्टाफ नहीं रखा है जो उनकी मदद कर सके? अगर आपको मदद चाहिए तो मैं कुछ स्टाफ को हायर कर सकता हूं जो आपकी माँ की हेल्प कर सकेगा, और ऐसे में आपकी माँ भी आराम से वहां रह सकती है। उनको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं वर्ल्ड के बेस्ट कुक को वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। साकेत की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ अपनी दुकान पर स्टाफ नहीं रखना चाहती हैं। उनका कहना है अगर हम स्टाफ रखेंगे तो हमें उन्हें भी सैलरी देनी पड़ेगी, और जितनी हम उन्हें सैलरी देंगे उतनी हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए माँ हमेशा अकेले काम करती है। हमारी पढ़ाई पर असर ना हो इसलिए मम्मी ने कभी भी मुझे और मेरी बहन को परेशान भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं और समीक्षा मम्मी की हर समय मदद करते थे। पापा के जाने के बाद मम्मी ने हम दोनों को अच्छे से संभाल कर रखा है। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा, जो ये सब पहले से जानती थी, वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, हाँ साकेत भाई, परिणीति बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो ये सोचकर कभी कभी हैरान होती हूँ कि अंकल के न होने के बावजूद भी आंटी कैसे दोनों बच्चों को संभाल लेती है। उनका दुकान का काम भी रहता है, घर का काम भी रहता है। सच में आंटी बहुत हिम्मत वाली है। मैं तो उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। वह मुझे भी बहुत प्यार करती है। नायरा की बातों को सुनकर साकेत हंसते हुए कहता है, हाँ तुम इतनी चुलबुली हो तो तुमसे प्यार करेगी ही। वैसे परिणीति की बातों को सुनने के बाद मुझे उनकी माँ के लिए बुरा लग रहा है। पर परिणीति तुम फिक्र मत करो, दुकान पर रहने वाले स्टाफ जो भी आएंगे उनकी सैलरी या इनकम जो भी होगी वह हम प्रोवाइड कर देंगे। तुम्हारी माँ को देने की जरूरत नहीं होगी। साकेत की बातों को सुनकर नायरा भी परिणीति से कहती है, हाँ साकेत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आंटी से यह कह देंगे कि हमारे घर पर ज्यादा नौकर हो चुके थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर भेज रहे हैं। पैसों की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह हम उनके ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैं इस बारे में आंटी से बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति कंफ्यूज हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह मल्होत्रा फैमिली से कोई मदद ले, खास करके अपने परिवार को लेकर। वह ये बात जानती थी कि उसकी माँ ये सब देखकर बहुत सवाल करेगी। वह तो ये भी सोच रही थी कि अगर उसकी माँ ने उसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया तो ना जाने कितने सवाल करेगी, क्योंकि उसने इस समय हाथों में चूड़ी पहन रखी थी और गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था।
अभिमन्यु जो इन सारी बातों को सुन रहा था, वह परिणीति को देखते हुए कहता है, तुमने तो अपने परिवार को बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी हो और ऊपर से तुम्हारी माँ पहले से बीमार है। तुम इस हुलिये में उनके पास जाकर उन्हें और बीमार करना चाहती हो या फिर उन्हें तुम सदमे में पहुंचाना चाहती हो। जब तुम्हें पता था तुम घर जा रही हो, तो तुम्हें कपड़े बदलने चाहिए थे। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति अपने मंगलसूत्र को देखने लगी। वह भला मंगलसूत्र को गले से कैसे निकालती, ये सोचकर वह उसे देखकर कहने लगी, आपके लिए कहना भले ही आम बात होगी, लेकिन मैं यह मंगलसूत्र अपने गले से नहीं निकाल सकती थी और घर वालों को तो पता भी नहीं था कि मेरी माँ को ये सब नहीं पता है। अगर मैंने मंगलसूत्र उतार दिया होता तो आखिरकार मम्मी मुझसे ये सवाल जरूर करती, इसलिए मैं जल्दबाजी में यही पहन कर आ गई। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। वैसे तो वह सब कुछ जाता था कि परिणीति का घर जाते ही सब सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसकी माँ की तबीयत खराब थी, वह नहीं चाहता था परिणीति का सच जानकर उसकी माँ को फिर से कोई प्रॉब्लम हो। ये सोचकर वह पीछे से एक छोटा सा बैग निकालकर परिणीति को देते हुए कहता है, इसमें कुछ कपड़े हैं और कुछ सामान है जो तुम्हें काम आएगा। मैं गाड़ी यहाँ रोक रहा हूँ, पास में एक छोटा सा होटल है, जाकर कपड़े बदल लो। एपिसोड 72 तुम्हारी परिणीति पर अब मेरा दिल आ गया। अभिमन्यु की बातों को सुनकर गाड़ी में सब लोग हैरान थे। साकेत को भी ये देखकर हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था अभिमन्यु ने पहले ही सब तैयारी करके रखी थी। परिणीति और नायरा सदमे में थी। नायरा तो तुरंत अभिमन्यु को देखकर कहने लगी, भाई आपने ये सब कब खरीदा? जहां तक मैं जानती हूँ आप घर आए थे और घर से डायरेक्ट हम लोग बाहर निकल गए, तो फिर क्या आपको ये सारी बातें पहले से पता थी? नायरा की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ज्यादा सवाल करोगी ना तो फिर इसकी माँ को सदमा देने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इससे बेहतर यही है कि तुम इसकी मदद करो और इसके कपड़े बदलवा कर लाओ। अभिमन्यु की बात सुनते ही मानव ने गाड़ी को होटल के सामने रोका। वैसे तो गांव में बड़े बड़े होटल मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल से एक छोटा सा होटल मिला भी था जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ तो परिणीति को सिर्फ कपड़े बदलने थे, इसीलिए वह नायरा के साथ अभिमन्यु का दिया हुआ बैग लेकर चली गई। नायरा परिणीति को लेकर कमरे में पहुंची और बैग से सामान निकालने लगी, जिसमें से पहले तो उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला, साथ में कुछ कपड़े भी मिले। परिणीति कपड़े लेकर वॉशरूम उसे बदलने के लिए चली गई, तो वही नायरा उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब परिणीति कपड़े बदलकर वापस कमरे में आई, तो नायरा ने देखा परिणीति अभी भी मंगलसूत्र पहना हुआ है। ये देखकर वो अपना सर पीटते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, भाई ने तुम्हें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा था? ताकि तुम्हारी माँ को तुम्हारा सच बताना चले और तुमने अभी भी मंगलसूत्र पहन कर रखा है। तुम्हारे इन कपड़ों में तुम्हारा मंगलसूत्र साफ दिख रहा है। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति हैरान होकर कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इसे कैसे उतार सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना ये हम सुहागन की निशानी होती है। हमारी शादी भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन शादी तो असलियत में हुई है ना, और तुम्हें तो पता है मैं इन सब चीजों को कितना मानती हूँ और मेरी माँ हमेशा कहती रहती है कि सुहागन को कुछ पहनाया ना पहनना चाहिए, लेकिन मंगलसूत्र और सिंदूर हमेशा पहनना चाहिए। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी जान ये बात मुझे भी पता है और शायद ये बात भाई को भी पता थी, इसलिए भाई ने तुम्हारे लिए मंगलसूत्र जैसा ब्रेसलेट लाया है। तुम मंगलसूत्र गले में नहीं पहन पाओगी तो तुम ये हाथ में पहन सकती हो और यह आजकल का फैशन हो चुका है। एक तरफ से समझ लो कि यह भी एक निशानी ही है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो भाई खुद लेकर आए हैं तो तुम्हारे पति की निशानी है। तुमने ऐसा देखा नहीं होगा, आजकल के लोग गले से ज्यादा हाथ में मंगलसूत्र पहनते हैं। वैसे तो हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम ये तब तक हाथ में पहन सकती हूँ।
जब तक तुम अपने घर पर हो। इसलिए गले का मंगलसूत्र उतार कर मुझे दे दो। मैं संभाल के रख लूंगी और यह जो भाई लेकर आए हैं उसे हाथ में पहन लो। ये कहते ही नायरा ने बॉक्स से मंगलसूत्र निकाला और परिणीति के हाथों में पहनाया। परिणीति को शुरुआत में लगा कि वह कोई ब्रेसलेट है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह बिल्कुल वैसा ही मंगलसूत्र था जैसा उसने गले में पहना था। सब कुछ सेम था, बस फर्क इतना था कि वह गले में था और अभिमन्यु का दिया हुआ हाथ में। ये देखकर परिणीति मुस्कुराए और अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर उसने नायरा को दे दिया। जिसके बाद नायरा ने उसे छोटे से बॉक्स में वह मंगलसूत्र रखा और उसे अपने पॉकेट में रखने लगी। अपने कपड़ों को वापस बैग में रखकर परिणीति नायरा होटल से बाहर निकल गई। परिणीति घर से हैवी सूट पहनकर आई हुई थी। वह पूरी का पूरी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जिसमें उसने बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। लेकिन कपड़े बदलने के बाद वह पूरी की पूरी सिंपल हो गई। उसने अपने हाथों में बस वह मंगलसूत्र पहना और उसे हाथों में थोड़ा सा ब्रेसलेट पहने ताकि वह मंगलसूत्र छुप जाए। अभिमन्यु जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वह एकटक परिणीति के बदलते चेहरे को देख रहा था। अभी जो परिणीति ऑलरेडी बहुत प्यारी लग रही थी, वह सफेद सलवार सूट में और ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। उसके बाल एकदम से खुले हुए थे। उसकी लटें भी उसके गालों को छू रही थी। उसने अपने कानों में छोटे से ईयरिंग पहने हुए थे। साकेत और मानव जो आगे बैठे हुए थे, वह अभिमन्यु को देखने लगे। साकेत को तो ये देखकर हैरानी हो रही थी कि कैसे जिंदगी में पहली बार अभिमन्यु सौम्या के बाद परिणीति को इतने गौर से देख रहा है। परिणीति गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। तभी अभिमन्यु ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वह खिड़की से दूसरी तरफ देखने लगा और परिणीति के बारे में सोचने लगा। लेकिन उस वक्त उसके फोन पर एक अचानक से मैसेज आया। उसने पहले परिणीति के बैठने का इंतजार किया। जैसे ही वह दोनों वहां बैठी तभी मानव ने गाड़ी चलाई और वहां से निकल गया। गाड़ी चल रही थी, तभी अभिमन्यु को याद आया अभी अभी उसके फोन पर मैसेज आया हुआ था। उसने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा उसके व्हाट्सएप पर 2 मैसेज आए हुए हैं। हालांकि वह नंबर अननोन नंबर था, लेकिन मैसेज देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैसेज में परिणीति की तस्वीर थी जो अभी अभी होटल के सामने ली गई थी और इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, तुम्हारी पत्नी तो बहुत प्यारी लग रही है। ये तो सौम्या से भी ज्यादा सुंदर निकली। मानना पड़ेगा तुम हर बार मुझसे आगे निकल जाते हो। पहले सौम्या और अभी परिणीति, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी परिणीति पर मेरा दिल आ गया। वैसे तो मैं सौम्या को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारी परिणीति, वह तो बवाल चीज है यार। ये मैसेज पढ़ते ही अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई और उसकी आंखों में गुस्से साफ दिखने लगा। साकेत जो माहौल को शांत समझ रहा था, उसे अचानक से महसूस हुआ कि अभिमन्यु के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं और वह तुरंत सामने के मिरर से अभिमन्यु के चेहरे को देखने लगा। एपिसोड 73 उसे कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर में वह लोग परिणीति के घर पहुंच चुके थे। इतने समय बाद अपने घर को देखकर परिणीति को बहुत अच्छा लगा। हालांकि वह ये जानती थी कि जिस तरह से वह इतनी बड़ी गाड़ी में और इतने लोगों के साथ आई हुई है, वहां पर रहने वाले लोग जरूर सवाल उठाने वाले हैं। वह जरूर यही कहेंगे कि पढ़ने के लिए बाहर गई नहीं कि लड़कों के साथ घूमने लगी। ये सोचकर परिणीति गाड़ी से बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। उसे अपनी माँ से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसने अभिमन्यु या फिर नायरा को भी अंदर आने के लिए नहीं कहा। हालांकि उन लोगों को इसका बुरा नहीं लगा। वह लोग जानते थे कि परिणीति अपनी माँ को लेकर कितनी ज्यादा फिक्र कर रही है। परिणीति अपने घर की तरफ जैसे ही पहुंची, उसके बगल की पड़ोसी जो बाहर कपड़े सुखा रही थी, वह परिणीति को देखकर हैरानी से कहने लगी, परिणीति तुम यहाँ आए हो, लेकिन तुम तो बाहर पढ़ने गई थी ना और इतनी जल्दी तुम लड़कों के साथ यहाँ पहुँच भी गई। तुम्हें पता भी तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब है। अगर उन्होंने तुम्हें इतने लड़कों के साथ देख लिया ना, उन्हें एक और झटका लग जाएगा। पड़ोसी की बातों को सुनकर परिणीति ने उन्हें देखा और बिना उनके सवालों का जवाब दिए अपने घर के अंदर चली गई।
गाड़ी में बैठी नायरा ने जब ये सुना, तब वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, ये लोग कितने पागल होते हैं ना। मतलब अपने घर के प्रॉब्लम नहीं देखेंगे, दूसरों के घर के प्रॉब्लम में घुसना ही इन्हें पसंद आता है। बेचारी परिणीति ऑलरेडी अपनी माँ को लेकर इतनी ज्यादा परेशान है और यह औरत आग में घी डालने का काम कर रही है। नायरा की बातों को सुनकर मानव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैडम को तो देखो। ये सुनने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ही हुआ, मैडम ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब फिलहाल के लिए तुम्हें भी मैडम के पास जाना चाहिए, वरना मैडम को कौन सा संभालेगा। ऑलरेडी वो अपनी मॉम को लेकर परेशान है और सर को भी तो कम पर जाना है ना, तो तुम यहाँ उतार सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें इन्फॉर्म कर देना। मानव की बातों को सुनकर नायरा गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कहता है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक परिणीति की मम्मी ठीक नहीं हो जाती है, तब तक तुम लोग भी यही रहोगे, और रही बात काम की, तो उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर नायरा, मानव और साकेत तीनों ही हैरान थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान था साकेत, क्योंकि वह जानता था मानव को ऐसी जगह पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भला वह कैसे इतनी छोटी जगह पर एडजस्ट करेगा, और क्यों वह उन्हें यहाँ रखना चाहता है। जबकि उन दोनों के बीच में यह बात हो चुकी थी कि परिणीति नायरा को घर पर उतरने के बाद वह लोग अपने काम पर चले जाएंगे। अभिमन्यु ने जब देखा कि कैसे उसकी बातों को सुनते ही वह तीनों ही हैरानी में आ चुके हैं, तब वह अपनी आवाज में कठोरता रखते हुए गुस्से में कहता है, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है परिणीति कोई गड़बड़ कर दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परिणीति कुछ ज्यादा ही परेशान है, और ऐसे में कोई भी गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसकी मॉम को फेस करना होगा। इसीलिए, और मेरा काम अभी पूरा होने में समय है, तो मैं तब तक यहाँ रह सकता हूँ। अभिमन्यु की बात सुनते ही नायरा हैरान होकर कहती है, लेकिन भाई आपको ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं है, और आप इतनी छोटी जगह पर खुद को एडजस्ट कैसे करेंगे। मेरे कहने का मतलब है आपको ऐसे गंदे इलाके। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। ये जो जगह है, यहाँ पर कितनी गंदगी है, और आपको साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद है, तो फिर आप यहाँ कैसे रह सकते हो। आपको प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा यह है कि आप लोग कम पर चले जाओ, और अगर बाय चांस हमें कल निकलना होगा तो आप लोग कोई होटल ले लेना। नायरा की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने एक बार कह दिया ना, तो फिर दोबारा बातें बनाने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ और खुद यहाँ रुक जाता हूँ। अगर मैं कुछ कहूँ तो ये समझ लो कि कोई बात है, तभी कह रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे और परिणीति के पीछे रहने की। वैसे भी मेरे लिए तो एक पनौती ही है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसे झेल रहा हूँ। अभिमन्यु की बातों को सुनते ही नायरा का मुंह बन गया। वह उसकी भलाई की बात कर रही थी और अभिमन्यु उसे सुनाया जा रहा था। ऐसे में वह गाड़ी से बाहर निकलकर परिणीति के घर के अंदर चली गई, जिसे देखकर साकेत ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुमने अचानक से यहाँ रुकने का फैसला क्यों लिया। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने उसे इग्नोर किया और गाड़ी से बाहर निकल गया, जिसे देखकर साकेत मुंह बनाते हुए मानव से कहता है, इसकी ना यही प्रॉब्लम है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताता नहीं है और खुद ही मन में सोचता रहता है। यह नहीं होता है कि मुझे बता दिया जाए, अब मुझे ये पूछने के लिए भी इसके पीछे घूमना पड़ेगा। तुम जाकर कहीं गाड़ी रखने की जगह ढूंढो, तब तक मैं अभिमन्यु से पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बात क्या है। ये कहते ही साकेत गाड़ी से बाहर निकला और अभिमन्यु के पीछे चला गया। परिणीति जब घर के अंदर आई तो उसने देखा उसकी माँ सोफे पर लेटी हुई है और समीक्षा उनके पास बैठी हुई थी। ये देखकर परिणीति भागकर अपनी माँ के पास चली गई और उसने तुरंत उनको गले लगा लिया। समीक्षा की माँ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि परिणीति आने वाली है, लेकिन समीक्षा ये जानती थी कि परिणीति घर आ रही है।
एपिसोड 74 ये सब कौन है। परिणीति को देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी मां हैरान हो गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि परिणीति अचानक से यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह सच में परिणीति से मिलना भी चाहती थी। उनके चेहरे पर की खुशी यह बता रही थी कि परिणीति को सामने देखकर उन्हें कितनी खुशी मिल रही है। परिणीति अपनी मां को गले लगाने के बाद उनके चेहरे को देखने लगी। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया था और यह परिणीति देख पा रही थी। वह तुरंत अपनी मां को देखकर परेशान भरी आवाज में कहने लगी, मां आप कैसी हो? आपको पता है जब समीक्षा ने आपके बारे में बताया तो मैं कितना घबरा गई। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। मुझे पता है मुझे यहाँ देखकर आप हैरान हो, लेकिन मैं अकेली नहीं आई हूँ। मेरे साथ मेरी दोस्त और उसकी फैमिली भी आई है। मेरे कहने का मतलब है नायरा को तो आप जानती हैं ना? तो उसके 3 भाई भी मेरे साथ हैं। उनको यहाँ पर कोई काम था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। नायरा भी आपसे मिलने के लिए आए और वह मेरे पीछे ही है। ये कहते ही परिणीति ने पीछे देखा, जहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि जब वह घर के अंदर जा रही थी तब उसने किसी से अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। परिणीति की बातों को सुनकर उसकी मां ने भी दरवाजे की तरफ देखा, जहां कोई भी नहीं था। ये देखकर वह कंफ्यूज हो गई, लेकिन तभी नायरा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आए और परिणीति और उसकी मां को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यही हूँ, तुम नहीं भी बोलोगी ना, तब भी मैं घर के अंदर आऊंगी। आखिर तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है। ये कहते ही नायरा परिणीति की माँ के पास आकर उनको गले लगाते हुए कहती है, आप कैसे हो आंटी? आपको पता है आपके बारे में सुनकर हमें कितनी ज्यादा परेशानी हुई। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? अब आपकी तबीयत खराब होती रहती है। आपको काम कम कर देना चाहिए। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति की मां मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और यह समीक्षा मुझे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी। मैं घर पर दवाई खाती तो उससे भी ठीक हो जाती, लेकिन ये सुनती कहाँ है। जब देखो अपनी मनमानी करती है। और रही बात काम कम करने की, तो मैं जब तक काम ना करूं, मेरा मन नहीं लगता है। मुझे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और तुम ही बताओ, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? परिणीति की मां की बातों को सुनकर नायरा और परिणीति एक दूसरे को देखने लगे। वही समीक्षा अभी उन लोगों को देख रही थी। तभी अभिमन्यु साकेत घर के अंदर आ गए। साकेत उनकी बातों को सुन चुका था, जिस वजह से वह उनके पास आते ही उनसे आशीर्वाद लेते हुए कहता है, आंटी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अचानक से 2 आदमी को अपने सामने देखकर परिणीति की मां हैरान रह गई, क्योंकि वह उन दोनों में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग परिणीति के साथ आए हैं। पर उससे भी ज्यादा उनको ये देखकर हैरानी हो रही थी कि परिणीति किसी लड़के को लेकर आई है, जबकि परिणीति की जिंदगी में आज तक कोई लड़का था ही नहीं। अपनी मां को कंफ्यूज देखकर और चेहरे पर परेशानी देखकर परिणीति उन्हें समझाते हुए कहती है, मम्मी यह नायरा के भाई हैं। मैंने कहा था ना वह भी हमारे साथ आए हैं। तो यही है, इनका नाम साकेत है और उनका नाम अभी। परिणीति को अभिमन्यु का नाम लेने में डर लग रहा था और यह बात नायरा जानती थी, जिस वजह से वह उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, और यह मेरे बड़े भाई हैं अभिमन्यु मल्होत्रा। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। ये यहाँ काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वह काम रुक गया है, जिस वजह से इन्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक मैं परिणीति के साथ हूँ। और आपको पता है मेरी मॉम ने कहा है कि परिणीति का पूरा ध्यान रखना है। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति की मां मुस्कुराते हुए कहती है, सच में तुम लोग बहुत अच्छे हो, जो मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हो। तुम तो समीक्षा की दोस्त हो ना?
उसके बावजूद भी तुम परिणीति के बारे में कितना सोचती हो और तुम्हारा परिवार भी उसका पूरा ख्याल रख रहा है। अब मैं बेफिक्र होकर इसे बाहर भेज सकती हूँ, वरना मैं डरती थी कि मेरी बेटी अकेले कैसे रहेगी, वह भी ऐसे शहर में जहाँ मैं उसे कभी नहीं भेजना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। उसकी माँ की बातों को सुनकर नायरा कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन आंटी वह शहर कितना बड़ा शहर है, वहाँ पर सब लोग इतने अच्छे हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। उसके बावजूद भी आप परिणीति को वहाँ जाने से रोक रही है। आखिर ऐसा क्यों? मैंने समीक्षा के मुंह से भी सुना था कि आप परिणीति को वह शहर छोड़कर सब जगह जाने की परमिशन देती है। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति और बाकी सब भी परिणीति की मां को देख रहे थे। समीक्षा जो उन लोगों को देख चुकी थी, उन लोगों की बातों को सुन चुकी थी, वह माहौल को बदलते हुए कहती है, अभी अभी आप लोग बाहर से आए हो, आप लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए। आप सब यहीं बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहते ही समीक्षा वहां से चली गई। समीक्षा के जाते ही परिणीति अपनी माँ को अच्छे से सोफे पर बिठाते हुए कहती है, माँ मैं जानती हूँ इन लोगों का यहाँ रहना शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बाहर के लोग आपको जरूर इस बात पर ताना मारेंगे, लेकिन मैं वादा करती हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं उनके साथ आई हूँ, तो मुझे इनके साथ ही जाना होगा और मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी अभी स्टार्ट हुई है। आपकी खबर सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। परिणीति की बातों को सुनकर उसकी माँ अभिमन्यु को देखने लगी, जो जब से आया था तब से शांत दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी बच्ची अगर खुश है तो मुझे दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है। वह घर जाकर क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वह उनकी प्रॉब्लम है। मैं अगर उनकी बातों को सुनने लगूंगी ना तो जिंदगी में कभी भी मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाऊंगी। एपिसोड 75 परिणीति का सच अभिमन्यु के सामने। परिणीति की मां अर्पिता की बातों को सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी आपकी सोच तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मानना पड़ेगा ऐसी जगह पर रहने के बाद भी आप अपनी बेटियों के लिए इतना अच्छा सोचती है, वरना आजकल के माँ बाप तो अपनी बेटी को बाहर भेजने के बाद उस पर खुद भी यकीन नहीं करते हैं। लेकिन मुंबई जैसा इतना बड़ा शहर, जहाँ पर हर एक इंसान के जाने का सपना रहता है, आप वैसी जगह पर अपनी बेटी को भेजने से इतना क्यों डर रही थी, जबकि आप ये जानती थी कि परिणीति हमारे साथ मेरे कहने का मतलब है नायरा के साथ रहने वाली है, जबकि आप तो नायरा से मिल चुकी है। साकेत की बातों को सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, परिणीति सही कहती है। परिणीति समीक्षा अभी किचन में गई है और उसे आने में काफी समय लग रहा है। तुम जाकर थोड़ी उसकी मदद कर दो, तब तक मैं मेहमानों को अच्छे से बिठाकर उनसे बातें करती हूँ। अर्पिता की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराकर वहां से चली गई। परिणीति के जाने के बाद अर्पिता ने एक गहरी सांस लेकर साकेत और अभिमन्यु को देखा। तभी मानव भी वहां आ चुका था। अर्पिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वहां और लोग बढ़ने वाले हैं, पर तभी साकेत ने मानव का इंट्रो करवाया। इसके बाद अर्पिता उन तीनों को सोफे पर बिठाकर मुस्कुराकर उन तीनों को देखकर कहने लगी, मुझे अपनी दोनों बच्चों को वहां भेजने से कोई डर नहीं है, मैं बस परिणीति को लेकर डरती हूँ। देखो वैसे तो मैंने आज तक ये बात समीक्षा के अलावा किसी को नहीं बताई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ सालों तक मेरी बेटी आप लोगों के साथ रहेगी और ऐसे में आप लोगों का सच जानना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को ये सब जानकर हैरान ना हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पहले ही सतर्क हो जाओ। परिणीति को मैं इसलिए वहां नहीं भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर वह लोग रहते हैं जो परिणीति को जान से मारना चाहते हैं। परिणीति मेरी अपनी बेटी नहीं है, परिणीति मेरी दोस्त की बेटी है। जब मेरी दोस्त माँ बनने वाली थी तब हम दोनों की डिलीवरी एक ही समय पर हुई थी। मुझे पता चला परिणीति की माँ यानी कि मेरी दोस्त अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। जब मैं उसी से मुलाकात करने के लिए कुछ दिन बाद अस्पताल गई,
तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने तो ये भी बताया था कि उसका एक परिवार भी है, जहां पर कोई भी अब उसके होने वाले बच्चे को देखना नहीं चाहता है। परिणीति के पापा को तो मैं नहीं जानती हूँ, न ही मुझे उनका नाम पता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि परिणीति के पापा ने उसकी माँ को बहुत मारा है। इतना मारा कि उसने एक बार अपना बच्चा तक खो दिया था। दोबारा जब वह पेट से हुई तो उसने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। मेरी दोस्त ने तो मुझे ये भी बताया था कि उसका एक और बेटा है, लेकिन उसके परिवार ने कभी भी उसके खुद से बेटे से मिलने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उसका बेटा नफरत करता था, वह खुद अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन बेचारी को ठीक से मिलने का मौका नहीं मिलता था। आखिरी दिन वह था जब परिणीति की माँ गुजर चुकी थी। मैं उस दिन मिलने पहुंची थी। वहां जाते ही मेरी उससे बहुत बातें हुई और उसने बातों बातों में ही कह दिया कि मुझे अब परिणीति की माँ बनना है। अब मुझे परिणीति को संभालना होगा। इसके बाद मैंने उसी से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परिणीति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और उसे उन लोगों से हमेशा दूर रखूंगी जिससे परिणीति पर खतरा बना रहेगा। परिणीति की माँ से बात करने के बाद मैं परिणीति को लेकर वहां से चली गई। तो मुझे कुछ दिन बाद पता चला जिस नर्स ने मेरी डिलीवरी की थी, उसके पास परिणीति के पापा पहुंचे थे और वह अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे। वह तो अच्छा था कि मैंने नर्स को सब कुछ सिखा दिया था, जिस वजह से नर्स ने उनसे कह दिया कि वह बच्ची मर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी परिणीति के पापा को नर्स की बातों पर यकीन नहीं हुआ। परिणीति के पापा फोन पर किसी से बात करते हुए चिल्ला रहे थे, जो नर्स ने सुन लिया। जब दोबारा मैं समीक्षा को लेकर हॉस्पिटल गई थी, तब नर्स से मुलाकात हुई। नर्स ने मुझे बताया वह इंसान फोन पर किसी को गुस्से में कह रहा था कि अगर वह लड़की बच जाएगी ना तो मैं उसे कभी जिंदा रहने नहीं दूंगा। बस एक बार पता चल जाए वह कहाँ है, किसके साथ है, फिर मैं हमेशा के लिए उसे खत्म कर दूंगा। बस तभी से मैं बहुत डर गई थी। इतना डर गई थी कि मैंने तुरंत अपना शहर बदल लिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे फिक्र थी परिणीति की। मैंने अपनी दोस्त से वादा किया था और मैं उसका वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं परिणीति की अपनी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ माँ से कम भी नहीं हूँ। मैंने जिस तरह अपनी खुद की बेटी को प्यार दिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैंने परिणीति को प्यार दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कहीं से यह बात पता चले कि मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ। अर्पिता की बातों को सुनकर साकेत, मानव और अभिमन्यु तीनों ही हैरान थे। उन तीनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर उन लोगों को परिणीति का सच एक साथ सुनने को मिलेगा, जो उन लोगों के दिमाग से पूरा अलग था। किसी को भी परिणीति की यह सच्चाई पता नहीं थी, अब पता भी कैसे चलता। बेचारी परिणीति को भी यह बात खुद पता नहीं थी। हालांकि नायरा ये सब जानती थी। जब अर्पिता ने नायरा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखे, तब वह उसे देखकर कहने लगी, ऐसा लग रहा है समीक्षा ने तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बता दिया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।